हाँ जी, तो हम यहाँ बात कर रहे थे एम्फोटेरिसिन बी के हवाले से। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट को फीवर होता है, चिल्स होते हैं, उसके अलावा मसल स्पाज्म रहता है, वॉमिटिंग होती है, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया रहता है, और उसके अलावा जो है पेशेंट को इन्फ्यूजन से रिलेटेड जिस जगह पे इन्फ्यूजन होता है उस जगह पर उसको जो है वो पेन बहुत रहता है और लोकल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, वेस्कुलाइटिस हुआ होता है। इसके अलावा लेकिन इसमें जो है इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि आप जो है वो ट्रीटमेंट को रोक देंगे। देयर इज नो रीजन टू स्टॉप द मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन आपको हर सूरत में चलाते रहना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है वो रीनल टॉक्सिसिटी आती है। टॉक्सिसिटी में आपको एजोटीमिया और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये दो कंडीशंस मिलती हैं इसमें। ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपको एम्फोटेरिसिन बी के साथ पोटेशियम सप्लीमेंटेशन और नॉर्मल सेलाइन का इन्फ्यूजन लाजमी देना पड़ता है ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब ज्यादा ना हो। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये एरिथ्रोपोइटिन क्योंकि किडनी अफेक्ट कर रहा है, तो अगर 2 हफ्तों से ज्यादा इसका ट्रीटमेंट हो गया है तो किडनी काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। एंड यू नो कि एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है। अगर किडनी अफेक्ट हो रहा है तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जरूर डिक्रीज होगी। तो अगर 2 हफ्ते हो चुके हैं तो उसमें हर सूरत में आपके जो है वो एनीमिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। एनीमिया अगर आ रहा है तो उसका जो इलाज है वो ये है कि आप एरिथ्रोपोइटिन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं और उसके नतीजे में पेशेंट जो है वो उसकी जो 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 एनीमिया की कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास कुछ सप्लीमेंटेशन हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे चीजें देते तो एम्फोटेरिसिन बी के एडवर्स इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लाइक पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देंगे तो आपको एसिडोसिस में कमी हो सकती है, और इसी तरह से एरिथ्रोपोइटिन देंगे तो जो एनीमिया हो रहा है उसमें कमी हो जाएगी। उसके बाद फिर एक और कंडीशन है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिवियर न्यूट्रोपीनिया पाया जाता है, फीवर होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो एक ट्रायल एम्फोटेरिसिन बी का 5 to 7 डेज का दिया जा सकता है, जो कि फिर उस पे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अच्छा, ये काफी एक सवाल आप लोगों की तरफ से आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों है, जब एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो ये एम्फोटेरिसिन भी क्या करेगा। एंड ये मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की। मैंने गुडमैन गिलमैन से भी इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये जवाब कहीं मुझे मिला नहीं है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मोस्टली इन दीज कंडीशंस where patient are not responding to broad spectrum antibiotics, they usually respond to amphotericin B. That's it. That is the only answer given in the book, and you cannot find anything else why it is taking place, what's happening over there. Is amphotericin B has the capability to traverse the peptidoglycan of the bacteria. It's nothing mentioned over there, but this is only mentioned कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन जिसमें कोई से भी एंटीबायोटिक्स काम ना कर रहे हो एम्फोटेरिसिन भी रिस्पॉन्ड करती है। और अब इन्होंने ये बताया है कि रिसेंटली एजोल्स और इकाइनोकैंडिन्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में एम्फोटेरिसिन बी की जगह आप ये दोनों ड्रग्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जो एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इकाइनोकैंडिन्स और एजोल्स आर फेयरली सेफर एज कंपेयर टू एम्फोटेरिसिन बी। यहां तक बात क्लियर है? हैंड रेस करिए। ओके जी, थैंक यू। So moving on to the next slide. अराकिडोनाइटिस ड्यू टू इंट्राथेरेटिकल इंजेक्शन हो जाता है। हाँ जी, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्स इफेक्ट के हवाले से कि अगर आपने इंट्राथीकल इंजेक्शन दिया है पेशेंट को मेनिंजाइटिस वगैरह के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड वेसल्स में वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब अगर आप लोकली एराकिनोइड मैटर के अंदर यानी आपका CSF है उसके अंदर अगर आप ड्रग इंड्यूस करेंगे
तो लोकल जो अपना जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की ड्रग जनरेट करती है वो वहां पे भी करेगी, और एराकिडोनिक एसिड वो जो एराकिनोइड मैटर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं अगर लंबी ट्रीटमेंट चल रही है तो। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं जो हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एजोल्स का। ठीक है जी, एजोल्स में क्या क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वही पिक्चर है जिसके अंदर हम बात कर रहे थे अभी पहले। हमने एम्फोटेरिसिन बी का रिस्पॉन्स चेक किया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये अर्गोस्टेरॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है बाय द एंजाइम साइटोक्रोम। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है और वो साइटोक्रोम P450 ही करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये अब आप देख सकते हैं कि एक स्टेप इन्होंने जो बताई है यहाँ पे वो बताई है स्क्वालिन और स्क्वालिन एपोक्साइड। इसके बाद बीच में 15 to 20 स्टेप्स आते हैं और उसके बाद फिर लेनोस्टेरॉल और इसके बाद 10 to 20 स्टेप्स के बाद जाके जो है ये अर्गोस्टेरॉल बनता है और ये अर्गोस्टेरॉल जाके मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। ठीक है जी, अब आपकी जो ये ड्रग है ये अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस P450 से यानी लेनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल के दरमियान की जो स्टेप्स हैं इनके अंदर कहीं पर जो है वो आपकी एजोल्स काम कर रही होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पूरा मैकेनिज्म है, आपको इसको याद करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक मतलब एक क्या कहना चाहिए एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए उसके लिए मैंने आपको ये मैकेनिज्म शो किया है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि एसिटाइल कोए, HMG कोए, मेवेलोनेट, मेवेलोनेट पी, मेवेलोनेट पीपी, IPP, GPP, FPP और ये सब जो है वो फार्नेसाइल, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट और उसके बाद स्क्वालिन आ जाता है। ये स्टेप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे अगर आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस पढ़ा है तो। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें स्क्वालिन, स्क्वालिन के बाद कुछ स्टेप्स आते हैं और उसके बाद लेनोस्टेरॉल आ जाता है। लेनोस्टेरॉल जो है वो फिर कंटिन्यू करता है आगे, और अगर आपने कोलेस्ट्रॉल में पढ़ा हो तो लेनोस्टेरॉल का नाम पढ़ा होगा आपने। लेनोस्टेरॉल से कुछ स्टेप्स होते हैं, जाइमोस्टेरॉल बनता है और जाइमोस्टेरॉल के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद आपके पास कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ये जगह है जहां पे जाइमोस्टेरॉल वो जगह है जहां से ये बाइफर्केशन होती है, और अगर क्या कहना चाहिए आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बननी है तो ये जाइमोस्टेरॉल से फिकोस्टेरॉल, एपिस्टेरॉल और ऊपर जाके फिर ये अर्गोस्टेरॉल बनता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें यहाँ पर आपकी जो ड्रग है वो लेनोस्टेरॉल के लेवल पे कहीं पे जाके काम करती है और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि ये मतलब आगे अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस प्लस कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस दोनों रोकता है ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है। इट इनहिबिट्स 14 अल्फा स्टेरॉल डीमिथाइलेज, अ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ERG11 जीन। अब वहां वापस अगर हम इस पिक्चर पे आए तो ERG11 ये देखें, ERG11 ये है, ये है ERG11 जीन। इसका प्रोडक्ट है कौन सा एंजाइम आपका, अल्फा 14 अल्फा स्टेरॉल डाइमिथाइलेज। ठीक है जी, ये इसका काम क्या है कि ये 14 अल्फा मिथाइल फिकोस्टेरॉल को कन्वर्ट करता है इनटू 14 अल्फा मिथाइल 3,6 डायोल में। अच्छा, ये जो 14 अल्फा मिथाइल 3,6 डायोल है इसका काम क्या है कि इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच कॉजेस ग्रोथ अरेस्ट ऑफ द फंगल सेल। यानी जो अगर तो इनहिबिशन होगी, अगर तो इनहिबिशन होती है 14 अल्फा स्टेरॉल डीमिथिलेज की, तो उसके नतीजे में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला ये प्रोडक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, जो हमारा जो मैकेनिज्म था उसी के हवाले से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ERG11 जीन है इसकी ये अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपका जो ड्रग टारगेट है वो अफेक्ट हो जाता है, और ड्रग टारगेट अफेक्ट होने के नतीजे में रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके नतीजे में, ओवर एक्सप्रेशन होती है ABCMFT सुपर फैमिली की, और ड्रग जो है उसका इफ्लक्स शुरू हो जाता है। आप लोगों को ये चीज पता है
ड्रग इफ्लक्स मैकेनिज्म पढ़ा था आप लोगों ने? मुझे जरा कोई एक बच्चा जो है वो माइक ओपन करके बताए प्लीज। एनीबॉडी? आर यू देयर विद मी? कैन आई हैव एनी रिस्पॉन्स? Boys and girls, are you there with me? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ABC MFT सुपर फैमिली ये होती है। इसके नतीजे में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में। हमने रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें ये काम शुरू हो जाता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि ड्रग एंटर होने के बाद ज्यादा देर सेल के अंदर रुकती ही नहीं है कि वो अपना जो है वो मूवमेंट का जो काम है वो करवा सके। ठीक है, तो जो सेल किलिंग है या कोई सा भी जो मोड ऑफ एक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है और उसके नतीजे में जो है वो ड्रग अपना जो काम है वो नहीं कर पाती और इस तरह से रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। Increased production of alpha 14 alpha sterol demethylase due to overexpression of ERG. It reverses the previous effects of azoles. ठीक है जी, तो यहाँ पे दूसरा काम ये होता है, दो चीजें हो गई, या तो जीन की म्यूटेशन हो गई या ओवर एक्सप्रेशन हो गई ABC MFT सुपर फैमिली की और इफ्लक्स हो गया, या तीसरी सूरत में ये है कि अल्फा स्टीरोल डीमिथिलेज अपनी क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और जो प्रीवियसली एजोल ने जो एक टॉक्सिक कंपोनेंट जनरेट किया होता है सेल के अंदर वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ C56 डीसैचुरेज प्रोडक्ट ऑफ ERG3 जीन ये क्या करता है कि आपका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट की है जो फॉर्मेशन उसको प्रिवेंट करता है और फंक्शनल मेम्ब्रेन बनाता है जो कि एजोल्स के फंक्शन को जो है वो रिवर्स कर देती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं। ये नहीं कह रही कि मैं ये सारे के सारे एक साथ होंगे, इनमें से कोई एक मैकेनिज्म होगा जिसके नतीजे में एजोल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगी। अच्छा जी, अगर हम एजोल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 से 5 ड्रग्स हैं जो कि मौजूद होती हैं। उनमें पहली जो ड्रग है वो है कीटोकोनाजोल। ये आजकल नहीं इस्तेमाल होती है क्योंकि इसके इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा थे ADRs के, और वजह उसकी ये है कि इट्स अ नॉन सिलेक्टिव P450 इनहिबिटर, तो वो जो स्टीरॉयड सिंथेसिस है ह्यूमंस के अंदर वो भी अफेक्ट कर रही थी और ये जो है वो खासी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। इस वजह से जो है ये ड्रग जो है अब नहीं इस्तेमाल करवाई जाती। इसकी जगह पे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं बाकी की ड्रग्स लाइक इट्राकोनाजोल हो गई। इट्स फंगल P450 सिलेक्टिव है। ठीक है जी, तो इससे जो है ह्यूमन स्टीरॉयड सिंथेसिस अफेक्ट नहीं होते, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कराते। लेकिन ये P450 जो है उसके इनहिबिटर है और इसके नतीजे में अगर ये क्विनेडीन हेलोफेंट्रीन या लीवोमीथेडाइल के साथ दी जाए तो कार्डियक एरिथमियाज जो कि फेटल कार्डियक एरिथमियाज है वो कॉज कराती है। ग्रेप फ्रूट जूस के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है
और फिर वो अगेन आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा 3A4 को इनहिबिट करेगा और ज्यादा जो है वो इंटरेक्शंस जनरेट होंगे। अगर किडनी का या प्रॉब्लम है या लिवर डिजीज हुई है पेशेंट को ऑलरेडी, तो इट्राकोनाजोल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरी ड्रग है वो है तीसरी ड्रग है फ्लूकोनाजोल। वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग है, सेफेस्ट है, मोस्ट वेल टॉलरेटेड एजेंट है और सीएनएस पेनिट्रेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मतलब ये है कि आपको इसको इंट्राथीकल इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन के थ्रू भी काम कर जाएगी। वोरिकोनाजोल पोटेंट इनहिबिटर है 3A4 का, काफी सारी ड्रग्स के साथ इसका अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से जो है वो लाइक आपका टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन हो गई, HMG कोएरिडक्टेज हो गई, ओमिप्रोजोल हो गया, इन सब में ये जो है वो काफी इंटरेक्शन सिवियर किस्म का जनरेट करती है। तो बस ये देख लें कि अगर ड्रग अच्छी है, सेफ है, इतनी बुरी नहीं है, बट अगर इस तरह की कोई भी ड्रग साथ में जा रही हैं तो फिर ऑब्वियसली इसको अवॉइड किया जाएगा। पोसाकोनाजोल जो है वो इट्राकोनाजोल का स्ट्रक्चरल एनालॉग है और इसकी फंगल एक्टिविटी इट्राकोनाजोल के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा है और पोटेंट इनहिबिटर है 3A4 का। तो 3A4 सबस्ट्रेट्स के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। केमिकली अगर देखा जाए जो क्लिनिकल यूजेस हैं इसकी, कीटोकोनाजोल ऑब्सोलीट हो चुका है। इट्राकोनाजोल जो है वो काफी सारे जो इन्फेक्शंस हैं उनमें ड्रग दी जाती है। नॉन मेनिंजियल इन्फेक्शंस ऑफ बी डर्मेटाइटिस, H कैप्सुलेटम, P ब्राजीलियंसिस एंड कोकाई इन्फेक्शंस, इन्वेजिव एस्पार्जिलोसिस आउटसाइड CNS अगर है तो उसमें एज अ कंटिन्यूएशन थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन जैसे मैंने आपको बताया किसके साथ होगी, एम्फोटेरिसिन बी के साथ। मेंटेनेंस थेरेपी एड्स के पेशेंट्स में अगर उनको हिस्टोप्लाज्मोसिस या पेनिसिलोसिस हुआ है उस कंडीशन में आप इट्राकोनाजोल दे रहे होते हैं। नॉन HIV एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पार्जिलोसिस है उसमें भी आप देते हैं। फ्लूकोनाजोल कैंडिडियासिस तमाम किस्म के जो हैं उनमें, कैंडिडियासिस में या क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हो गया एड्स के पेशेंट को अगर होता है, या कोकाई डाइआयोडल मेनिंजाइटिस, इन तमाम कंडीशंस में फ्लूकोनाजोल दी जा सकती है। वोरिकोनाजोल इन्वेजिव एस्पार्जिलोसिस, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, सेरेब्रल फंगल इन्फेक्शंस एंड पार्ट ऑफ सैल्वेज रेजिम दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी CNS पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है तो इस वजह से आप इसको फंगल इन्फेक्शंस में सेरेब्रल दे सकते हैं। पोसाकोनाजोल ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस प्रोफाइलैक्सिस एजेंट है एस्पार्जिलोसिस और कैंडिडियासिस के लिए। सो यूजुअली देखा जाए तो इसका अगर सारी मेडिसिन मिला के तो अच्छा खासा बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है वो इट्राकोनाजोल है और इट्राकोनाजोल का जो सिंथेटिक एनालॉग है वो पोसाकोनाजोल है। तो यूजुअली जो ज्यादा ड्रग्स दी जा रही होती हैं वो ये दी जा रही होती हैं। कीटोकोनाजोल जो है वो यूजुअली रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है खाली टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स के तौर पे, यानी अगर आपकी क्रीम हो गई या ऑइंटमेंट के फॉर्म में या शैम्पूज के फॉर्म में ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, वरना आमतौर पे ये इस्तेमाल नहीं की जाती। एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर बात करें, कीटोकोनाजोल का जैसे हमने बताया स्टीरॉयड थेरेपी स्टीरॉयड सिंथेसिस को रोकता है, इसलिए सिर्फ टॉपिकल यूज रह गई है। इट्रोकोनाजोल जो है पैटोटॉक्सिसिटी का कॉज करती है, ठीक है जी। तो अगर तो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिंग ड्रग्स के साथ इंटरैक्शंस बन रहे हैं तो आपने ड्रग को बंद कर देना है। हाइपोकेलीमिया कॉज करती है अगर एम्फोटेरिसिन बी के साथ दी जा रही है तो उसमें पोटेशियम सप्लीमेंटेशन का ख्याल रखने की जरूरत है। जो इफेक्ट्स आते हैं आफ्टर टेस्ट आता है और रैश कर पाता है। फ्लूकोनाजोल में टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं। आपको मालूम है टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि वो ड्रग अगर वो प्रेगनेंसी में दी जा रही है तो वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर देती है। तो यूजुअली फ्लूकोनाजोल जो है वो स्केलेटल एंड कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज कॉज करती है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। एलोपेशिया कॉज होता है इसकी ट्रीटमेंट से, अगर इसको यानी बाल झड़ जाते हैं, अगर तो ट्रीटमेंट बंद हो जाता है तो उसके बाद रिवर्सिबल है, बाल वापस आ जाएंगे। सो इसको देखने की जरूरत है। लेकिन रेयर एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका कि हेपेटिक फेलियर कॉज करा के डेथ कॉज करा सकती है। वोरिकोनाजोल जो है वो हाई रिस्क है, टोर्साइटिस की पॉइंटिस करता है, यानी बहुत प्रोलॉन्ग QT इंटरवल कराता है ये, तो यानी हार्ट के साथ इसके
छेड़छाड़ बहुत ज्यादा है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको या रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ अगर दी जा रही है तो क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, काफी अनसेफ हो सकती है। अगेन टेरेटोजेनिक भी है और ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस कॉज कर सकती है, क्योंकि जैसे हमने बताया था ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है तो आमतौर पे भी करेगी विदाउट इन्फेक्शंस भी, तो वहां पे जाके ये फिर सीएनएस एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है। कोसाकोनाजोल जो है वो फीटल बोन मेलफॉर्मेशंस कॉज करती है, यानी अगेन टेरेटोजेनिक है। और दूसरी चीज ये है कि जीआई डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है। एनी क्वेरी अप टिल नाउ? कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? एनीबॉडी? अगर आगे चलना है तो हैंड रेज कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, इसके बाद है फिर सिंथेटिक एलाइलामाइन है, टर्बिनाफिन नेक्स्ट ड्रग है। मोड ऑफ एक्शन इसका जो है वो क्या है कि ये एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस के साथ इंटरैक्ट करती है स्क्वालिन एपोक्साइड को। ये वही इसी जगह पर आ जाइए, इस जगह पे ये स्क्वालिन एपोक्साइड के साथ इनहिबिट करती है। इस जगह पे ये पिक्चर आप लोग देख चुके हैं, इसी में यहाँ पे इसी स्टेप के ऊपर ये अफेक्ट करती है एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को। अक्यूमुलेट करती है स्टीरोल स्क्वालिन जो कि टॉक्सिक है ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ सेल्यूलर ग्रोथ, यानी ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है सेल्यूलर ग्रोथ की इम्पेयरमेंट करवा देता है। म्यूटेशन ऑफ द टारगेट जीन, उसकी वजह से जो है वो ड्रग बाइंडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है और वो फिर अगेन रेजिस्टेंस कॉज कर सकती है। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ ड्रग गिविंग राइज टू रेजिस्टेंस। ठीक है जी, म्यूटेशन ऑफ स्क्वालिन एपोक्साइड जीन डर्मेटोफाइट्स के अंदर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेसिकली ये दो जो स्पीशीज हैं डर्मेटोफाइट्स की और ट्राइकोफाइटिन स्पीशीज, ये इनको ही टारगेट करती है ड्रग। ठीक है, तो अब जब इनको टारगेट करती है तो इन दोनों में जो काम करती है वो यही करती है कि स्क्वालिन एपोक्साइड जीन जो एपोक्सिडेज जीन जो है उसको म्यूटेट करती है दोनों स्पीशीज में, और यही एक जो मेन रीजन है इसके रेजिस्टेंस कॉज करने का। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ये हैं कि ये बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, यानी ड्रग मेटाबोलाइज होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये फाइनली डिपॉजिट करती है हेयर, नेल और स्किन के अंदर। ठीक है जी, हाफ लाइफ इसकी 12 आवर्स की है, लेकिन रीनल इंसफिशिएंसी में ये 200 to 400 आवर्स तक चली जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट अनयूजुअल किस्म की हाफ लाइफ है, इस वजह से आपको मेंशन की जा रही है। तो आपको टर्बिनाफिन की हाफ लाइफ याद रहनी चाहिए कि और एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। सो यूजुअली डर्मेटोफाइट्स हैं, आपको पता है कि स्किन में, हेयर्स में और नेल्स में हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसकी जो डिपोजिशन है हेयर, नेल और स्किन के अंदर, ये फायदा दे रही होती है हमको। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी हाफ लाइफ से ऑब्वियसली आपको डिटरमिन हो जाता है, तो हम उस चीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगेन हेपेटिक या रीनल कंडीशंस के अंदर ये जो है वो ड्रग इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। क्लिनिकल यूज इसका क्या है? ओनाइकोमाइकोसिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक है जी, ओनाइकोमाइकोसिस जो है वो आपके जो नाखून में जो फंगस हो जाता है वो। टीनिया कैपिटिस हेड के अंदर रिंगवर्म्स हो जाते हैं। टीनिया कॉर्पोरिस बॉडी में जो रिंगवर्म्स हो जाते हैं। 250 मिलीग्राम पर डे दी जाती है फॉर 6 to 12 वीक्स। ठीक है जी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। अगर आप रिस्क बेनिफिट देख लें, रेशो बना के, अगर आपको लगता है कि रिस्क कम है बेनिफिट ज्यादा है तो दे सकते हैं। कैन बी यूज इन प्रेगनेंसी, इट्स कम्प्लीटली सेफ, कुछ का ये ख्याल है। लेकिन कुछ का ये ख्याल है कि सिर्फ टॉपिकली इस्तेमाल करानी चाहिए, सेफ नहीं है ओरल देना, ओरल या फिर प्रिकॉशन के साथ दी जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी के हवाले से इसका इसके बारे में ये ख्यालात हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि जी आमतौर पे ये वेल टॉलरेटेड है। जीआई डिस्ट्रेस, फेटल हेपेटोटॉक्सिसिटी, न्यूट्रोपीनिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस,
ये बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं। आमतौर पे कब होते हैं, जब अगर पेशेंट को हेपेटिक फेलियर हुआ है या रीनल कंडीशन है, उसमें अगर आप ये ड्रग देंगे तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे ड्रग जो जनरली जो है वो वेल टॉलरेटेड है। इकाइनोकैंडिन्स पर आ जाते हैं। इकाइनोकैंडिन्स अगेन ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के हवाले से ये लास्ट मेडिसिन है। इनहिबिशन ऑफ बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी कॉज करती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख लें कि बीटा ग्लूकेन सिंथेस कॉम्प्लेक्स ये है, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक एंजाइम है जो को बीटा ग्लूकेन सिंथेस कहलाता है। ये कंटिन्यूसली बीटा ग्लूकेन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करके दे रहा होता है ताकि सेल वॉल जो है वो मतलब रिजिड हो सके। अब अगर तो इस एंजाइम को ही बंद कर दिया जाता है या इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा आपका कि आपकी जो सेल वॉल है इसकी इंटेग्रिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, डिसरप्शन होगी और ऑब्वियसली आगे रिजल्ट यह होगा कि आपका जो सेल है वो वीक हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है जी? म्यूटेशन ऑफ जीन प्रोड्यूसिंग बीटा ग्लूकेन सिंथेज। ठीक है जी, हॉटस्पॉट रीजंस हैं इसके FKS1 FKS2 जीन के अंदर। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग स्पीशीज हैं उनमें ये काम करता है। कैंडिडा अल्बिकेंस में FKS1 जीन इसका हॉटस्पॉट है। कैंडिडा ग्लैब्रेटा के अंदर FKS1 और 2 इसका हॉटस्पॉट है। इन जगह पे ये म्यूटेशन कॉज करता है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स चेंज कर देता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जीन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, जो बीटा ग्लूकेन सिंथेस बनता है, वो चेंज होता है और वो फिर ड्रग के साथ बाइंड नहीं कर सकता और ड्रग के साथ बाइंड ना करने के नतीजे में जो है क्या होता है कि रेजिस्टेंस जनरेट होती है। 97% प्रोटीन बाउंड है, पास नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को, रीनल क्लियरेंस इसकी नहीं है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ IV फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है ये। फंगल फंगिसिडिल है कैंडिडा के लिए, फंगिस्टैटिक है एस्पार्जिलस के लिए। दो जो स्पीशीज हैं इसके अलावा ये और किसी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 ड्रग्स हैं इस ग्रुप में, कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन। ठीक है जी, कैस्पोफंगिन जो है वो कहाँ चला गया ना, invasive candidiasis, salvage regime for invasive aspergillosis who fail to respond to amphotericin B या voriconazole। ऐसी जो कंडीशंस हैं जिसमें इंडिविजुअल इन दोनों ड्रग से रिस्पॉन्ड ना करें पेशेंट, उनमें सैल्वेज रिजीम में कंबाइंड थेरेपी के तौर पे दिया जा सकता है। परसिस्टेंट फिब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स हैं उनको दे सकते हैं, इसोफेजियल कैंडिडियासिस के अंदर दिया जाता है। मीकाफंगिन इन्वेजिव एंड इसोफेजियल कैंडिडियासिस, जैसा मैंने आपको बताया था कि कैंडिडा मेन स्पीशीज है जिसके अगेंस्ट ये काम करता है, तो मुख्तलिफ तरह के कैंडिडियासिस को ही रिस्पॉन्ड करता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स को प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे दी जा रही होती है क्योंकि ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स वो होते हैं, रेसिपिएंट्स वो होते हैं जिनको मुस्तकिल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के ऊपर रखा जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली उनके इम्यूनिटी डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ये ड्रग जो है वो इस्तेमाल कराई जा रही होती है ताकि वो पहले से ही एक एंटी फंगल कवर में रहें और उनको फंगल इन्फेक्शंस ना हो सके। एनिड्यूलाफंगिन जो है वो कैंडिडीमिया यानी कैंडिडा की जो स्पीशीज है अगर वो ब्लड में फैल जाए, पूरे डिसेमिनेट करना शुरू कर जाए, तो वो जो कंडीशन है उसमें एनिड्यूलाफंगिन जो है वो काम करती है। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस लीडिंग टू इंट्राएब्डोमिनल एब्सेसिस, पेरिटोनाइटिस एंड इसोफेजियल कैंडिडियासिस, इन कंडीशंस में आप इनको एनिड्यूलाफंगिन दे सकते हैं पेशेंट्स को। एडवर्स इफेक्ट्स मिनिमल है और रेयरली लीड्स टू ड्रग डिसकंटिन्यूएशन, वेल टॉलरेटेड है। फ्लेबाइटिस यानी साइट ऑफ इंजेक्शन पे क्योंकि आपको मुस्तकिल IV इंफ्यूजन वगैरह देने पड़े होते हैं तो वेन्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं और लोकल इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे। हिस्टामिन लाइक इन्फेक्शन होता है, अगर आपने रैपिड इन्फ्यूजन दिया है एकदम से एलर्जिक रिएक्शन होके पूरे चेहरे पे रेड स्पॉट्स आ सकते हैं। ये चीज बचाने का तरीका क्या है कि आप स्लो इन्फ्यूजन कराएंगे। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 100% जो है वो ड्रग वो जो है क्या कहते हैं आपका क्या करेगी, बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है।